Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay, Faculty of History Optional and GS at Six Sigma IS. Now, today in this video, I am going to discuss about the most probable questions that can come in UPSC Prelims 2026 and also the prelims subsequently from history section from the year 1918 to 1947. अब सबसे पहले सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने यही पीरियड क्यों चुना. Why did I select 1918 to 1947? बिकॉज ये जो पीरियड है सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पीरियड से आते हैं. एंड द वे दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस ये आपके एक रिविजन की तरह भी काम करेगा. ओके, सो लिसन टू द एक्सप्लेनेशंस वेरी वेरी प्रॉपरली एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स इन योर mind, right? So let us begin with the first question. The first question is about the Rowlatt Act. रावलत एक्ट क्यों सिलेक्ट किया मैंने? रावलत एक्ट जो है ना वो हमें एक उसके बैकग्राउंड को अगर हम समझते हैं तो वहां से हम सारे इवेंट्स को इंटरकनेक्टेडली अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सीइंग द ऑप्शंस लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द रावलत एक्ट. रावलत एक्ट क्या है, ये कौन सा टाइम पे आया था? ये आया था इन द ईयर 1919. नाउ द क्वेश्चन इज कि रावलत एक्ट इसमें था क्या? रावलत एक्ट में इन्होंने ये बोला था कि हम क्या करेंगे, हम एक पहले ना जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, व्हाट दे सेड इज कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. सी व्हाट एवर हैपेंस कि जब कोई वॉर होता है ना तो हमारे जनरल टाइम पे, इवन इफ यू सी नाउ, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं, कुछ बाकी चीजें होती है जो रेस्ट्रिक्शंस जो नॉर्मल टाइम पे नहीं होती है वो वॉर के टाइम पे होती है. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन देयर वर सम रेस्ट्रिक्शंस दैट हैड बीन पुट. Rowlatt Act wanted to extend those wartime restrictions even in the normal times. ठीक है, प्रोविजन इसमें यह था कि हम क्या करेंगे, वी कैन अरेस्ट एनी पर्सन. एक तो या तो वो कन्विक्टेड है या तो दूसरा है इवन हमारे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब हमें वी डोंट नो, जस्ट हमें लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा काम कर सकता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या है कि हम किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ वारंट. अब ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अचानक से ऐसा क्या होगा कि उनको लगेगा हम वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको आगे भी हम कंटिन्यू करें. सी इट वाज बिकॉज इंडिया में काफी सारे लोगों ने जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द वॉर. फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक, ही हैड आल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. इनको ऐसा लग रहा था कि जब वॉर खत्म होगा तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे ना कि हमने उनका हेल्प किया है इसलिए दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड अस. और रिवॉर्ड में क्या देंगे, कुछ तो देंगे. फॉर एग्जांपल वो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे या फिर हमें सेल्फ रूल देंगे. इस तरीके का कुछ मेजर रिफॉर्म्स वो हमारे लिए लेके आएंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो देयर वाज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो उन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए दैट वाज द रीजन व्हाई दे ब्रॉट दिस रावलत एक्ट. And that was also one of the reasons why they had brought the Government of India Act of 1919. रावलत एक्ट के जस्ट पहले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आए थे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था, फॉर एग्जांपल दे इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंसेस, और भी फॉर एग्जांपल सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टू सिक्स एंड एंग्लो इंडियंस. लेकिन इसके बावजूद द पीपल वेर प्रोटेस्टिंग. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दीज प्रोटेस्ट they brought the Rowlatt Act. Okay, so यहाँ पर let us look at the options. It is said it allowed detention without trial, definitely. Second is it extended wartime emergency measures into the peace time. इसका मैंने already बता दिया, so this is also true. Third is it was unanimously opposed by all Indian members. ये statement में जो है ना, this is not right because moderates they did not support the agitation against the Rowlatt Act. ठीक है, कीप इन माइंड, ये देख के ऐसा लगेगा कि कौन होंगे जो इसके प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे. सो देयर वर मॉडरेट्स हु डिड नॉट, सम मॉडरेट लीडर्स हु डिड नॉट सपोर्ट दिस, राइट? सो द आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 2 ओनली. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है खिलाफत मूवमेंट के ऊपर. अगेन रावलत एक्ट कब हो रहा है? रावलत एक्ट इज हैपनिंग इन द ईयर 1919. एंड वो रावलत एक्ट मैंने बोला बैकग्राउंड क्या था उसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एजिटेशन हो रहा था. द रीजन हैव पुट खिलाफत मूवमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे इज बिकॉज इसका भी जो है ना, इसका भी लेना देना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन द ईयर 1918. ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या थे, दो पावर्स थे. एक तरफ कौन सा था, एक तरफ में इट वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जापान. ठीक है, दूसरे साइड में हमारे पास क्या था, दूसरे साइड में वी हैव दिस दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग थे हमारे पास. तो इसमें क्या हुआ था ना, ब्रिटेन हैड वन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एज अ रिजल्ट एंड इट वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की. ठीक है, ये लोग एक साइड में थे.
तो ये जो टर्की जो था ना, टर्की हैड बेसिकली लॉस्ट। तो क्योंकि टर्की हार गया था और टर्की का जो रूलर था, ही वॉज द सुल्तान, जो उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर था टर्की में, तो उसका जो सुल्तान था ना, ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द खलीफ। मतलब जो सुन्नी मुस्लिम्स है ना, दे यूज टू कंसिडर हिम एज अ काइंड ऑफ वेरी हाई रिलीजियस हेड। So the Britishers, after they won the war, what they said is, we are going to remove the position of the Khalif. So that's why Muslims all over the world, and especially in India, they were protesting against the Britishers. ठीक है, so that was the Khilafat movement. And Khilafat movement में क्या था? यहाँ पे मैंने लिखा है, it coincided with the non-cooperation movement, because Khilafat movement, non-cooperation movement किस पीरियड में है? 1920s के पीरियड में, 1920, 1921। तो खिलाफत मूवमेंट जो है ना, उसको इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट, अगर, क्योंकि हम ये रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल दिस, कि कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस अंडर गांधी जी, दे हैड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट, राइट। सो इन लोगों ने जो सपोर्ट एक्सटेंड किया था खिलाफत मूवमेंट को, इसलिए बेसिकली द मुस्लिम्स एंड द कांग्रेस, दे हैड बेसिकली कम टुगेदर। सो खिलाफत मूवमेंट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है ना, तो इट वाज इंक्लूडेड इन दैट एज वेल। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ये क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट। सेकंड इज, इट डिमांडेड रेस्टोरेशन ऑफ द ऑटोमन खलीफेट, इसका भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज, इट वाज सपोर्टेड बाय द हिंदू महासभा लीडरशिप। ऐसा नहीं है, वाई? बिकॉज हिंदू महासभा में वन ऑफ द फाउंडर्स इज मदन मोहन मालवीय। ठीक है, सो मदन मोहन मालवीय, देन देयर वर अदर मेंबर्स आल्सो हु वर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू महासभा, फॉर एग्जांपल सीआर दास, एनी बेसेंट। इन लोगों ने भी क्या किया था? इन लोगों ने भी खिलाफत मूवमेंट जो है, दैट वाज अ प्योरली रिलीजियस मूवमेंट, सो दे वर अगेंस्ट द कांग्रेस गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ प्योरली रिलीजियस मूवमेंट, बिकॉज कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड क्या था कि हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को क्या है, सेपरेट करके देखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, कम्युनल एंगल नहीं डालना है। अंडरस्टूड? दो देयर आर डिफरेंट रीजंस कि क्यों खिलाफत में, वाई बेसिकली द कांग्रेस अग्रीड टू एक्सटेंड इट सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट, कि किस तरीके से कम्युनलिज्म ग्रो कर रहा था। सो इट वाज सीन एज अ स्टेप जिससे हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको ला सकते हैं, बट दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ओके, एंड इनफैक्ट जो मोपला रिबेलियन हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, there was a rebellion in the Malabar area at this point of time, जिसको हम मोपला रिबेलियन बोल रहे हैं। ये जो है ना, ये काफी एक कम्युनल मूवमेंट था, और ऐसा माना जाता है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो है ना, उसको काफी ज्यादा इंटरट्वाइंड था उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मोपला रिबेलियन जो था, दैट वाज मोस्टली अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज द ब्रिटिशर्स, एंड मोपलास, मेजॉरिटी ऑफ द मोपलास वर मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। सो आंसर हियर विल बी 1 and 2. Let us move to the next question. Next question is non-cooperation movement. Very, very important. अब non-cooperation movement का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, then we are going to read the options. See, the first thing is कि रावलत एक्ट जिस टाइम पे हो रहा है 1919 में, उसके पहले गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, बट ऑल ऑफ दोस सत्याग्रहs were at a regional level. फॉर एग्जाम्पल, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेदा हो गया, ऑल ऑफ दीज सत्याग्रहs वो अलग अलग रीजनल लेवल पे हुआ था। रावलत एक्ट gave him the first opportunity, जब उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह को नेशनल लेवल पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया। एंड इन द सत्याग्रह मूवमेंट इन पंजाब इट टर्न वेरी वायलेंट, बिकॉज वहां पे क्या है, जनरल डायर वाला, हम आपने अगर एक बार पढ़ा होगा, यू विल नो द स्टोरी कि जनरल डायर वाज देयर, एंड वहां पे 2 लोकल लीडर्स थे पंजाब में, डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किचलू। इनको क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, एंड एज अ प्रोटेस्ट पीपल हैड असेंबल्ड इन द जलियनवाला बाग, और उन पे क्या किया था, एंड दैट हैड ओनली 1 ओपनिंग, एंड उन पे ओपन फायर कर दिया गया था। ओके, सो दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, जिसके प्रोटेस्ट में फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? अपना नाइटहुड जो है वो डिनाउंस कर दिया था। ओके, सो दैट वाज बेसिकली हाउ दिस रावलत एक्ट। उसके बाद क्या हो रहा है? सत्याग्रह मूवमेंट, उसके बाद जलियनवाला बाग। जलियनवाला बाग के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो रहा है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू फॉलो द क्रोनोलॉजी। एंड इसी बीच में जो है वो खिलाफत मूवमेंट भी चालू हो गया था। दैट्स व्हाई खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे क्लब्ड इन together. Okay, so let us read the options. Non-cooperation movement, it included boycott of legislature. Non-cooperation का मतलब ही क्या है कि हम cooperate नहीं करेंगे. So definitely it involves boycott of legislature. It advocated complete independence from the very beginning. नहीं, this is not correct. Why? Because मैंने अभी तक क्या बोला? कहीं भी I have not mentioned about complete independence. Complete independence का जो demand है फॉर्मल तरीके से, that is going to start from the year 1929.
ठीक है, एकदम एंड ऑफ 1929, उसको भी हम कवर करेंगे अभी इसमें। सो कंप्लीट, जस्ट कीप इन माइंड कि पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन है वो कब लिया गया था, वो 1929 के एंड में लिया गया था। ठीक है, सो अभी जो है, अभी दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज इट वाज विड्रॉल एंड इट वाज विड्रॉन आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। आई होप ऑल ऑफ यू नो कि डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। सो यहाँ पर क्या हो गया, अगेन ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट। Now let us move on to the next question, that is Simon Commission। ठीक है, अगेन मैंने क्या बोला कि दिस वीडियो, इफ यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो, आपको क्रोनोलॉजी भी बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन ऑफ साइमन कमीशन आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट इज बिकॉज साइमन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा है, उसको विड्रॉ कर लिया जा रहा है। आफ्टर दैट ऑल द मेजर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड। तो इस तरीके से क्या है ना, एंड गवर्नमेंट रिप्रेशन भी बहुत ज्यादा था, तो ग्रेजुअली द मूवमेंट हैड बिकम वेरी स्लो। नाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो ग्रेजुअली स्लो हो गया था ना, उस सस्पेंड होने के बाद नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा बैकड्रॉप में चला गया था, दैट फेस्ड अ रिवाइवल आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया और किस टाइम आ रहा है? साइमन कमीशन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1929 के आसपास, 1927 से 1929 के आसपास। अब साइमन कमीशन क्यों आ रहा है? द रीजन बीइंग देयर वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि आफ्टर 10 years वी विल हैव अ कमिटी विच विल कम एंड सी कि इंडियंस कितना रेडी हैं फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये क्लॉज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। दैट्स व्हाई आफ्टर 10 years वी हैव द कमिंग ऑफ द साइमन कमीशन, उस चीज को एज अ पार्ट ऑफ द क्लॉज, उस चीज को देखने के लिए। ओके, जस्ट अ मोमेंट, राइट। So this is why I have included here. Next is people started agitating against the Simon Commission। अब हमें ये भी लग सकता है कि ठीक है, चलो साइमन कमीशन जो आया था वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की ही बात कर रहा है। सो व्हाई वर पीपल प्रोटेस्टिंग? दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। तो अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही उसमें नहीं है, सो आप कैसे डिसाइड करोगे? बिकॉज आप तो एकदम से, देयर आर ग्रुप ऑफ मे बी 5-6 पीपल जो बाहर से आ रहे हो, इफ यू हैव नो आइडिया, नो रिप्रेजेंटेशन, सो आप तो कुछ भी अपने मन से डिसाइड कर सकते हो। सो पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड यूनानिमसली ऑल द पार्टीज ऑलमोस्ट दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ठीक है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, ये थोड़े बहुत फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा पार्टी है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी सम थिंग्स जिसको मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है। देयर माइट बी समथिंग जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है बट होम रूल लीग सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना, these nuances you have to know। so anyways, so it had no Indian member, definitely this is true। now one more thing that you should know regarding Simon Commission is कि साइमन कमीशन पे क्या हुआ था ना कि अब ब्रिटिशर्स ने एक रेस्पॉन्स किया, और रेस्पॉन्ड किया, दे सेड कि हमने कोई भी इंडियन मेंबर नहीं रखा है। इसका रीजन ये है कि इंडियंस कभी भी आपस में एक सिमिलर ओपिनियन पे आते ही नहीं है। हमेशा क्या है, कोई ना कोई अलग अलग ओपिनियन देता रहता है। सो दे आर नॉट एबल टू कम टू अ कंसेंसस रिगार्डिंग एनीथिंग। कभी मुस्लिम्स कुछ और बोलते हैं, मुस्लिम लीग कुछ और बोलता है, कभी हिंदू महासभा कुछ और बोलता है, कभी डिप्रेस्ड क्लासेस कुछ और बोलते हैं। सो दैट वाज अ रीजन गिवन बाय देम कि क्यों हमने नहीं रखा, ठीक है, इसमें इंडियंस को इन द साइमन कमीशन। एंड लॉर्ड बर्किनहेड हु वाज एट दैट टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसने क्या बोला, ही सेड कि उसने चैलेंज किया कांग्रेस को एंड मोतीलाल नेहरू को कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने ये गलत किया है नॉट टू इंक्लूड द इंडियंस, देन आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जिसपे सारे पार्टीज अग्री करेंगे। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू लीड टू द नेहरू रिपोर्ट। Understood? So for now, let us see this. So definitely there were no Indian members. It recommended abolition of diarchy in the provinces. उसके जो recommendations आए थे, one of the recommendations was कि provinces में जो diarchy है उसको क्या करना है, उसको हमें खत्म करना है। diarchy provinces में किसने include किया था? Government of India Act 1919। डायरकी मीन्स व्हाट, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। डायरकी बेसिकली मीन्स कि आप हमेशा क्या होता है ना कि एक स्टेट को रन करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द स्टेट लिस्ट, कुछ होते हैं यूनियन लिस्ट, देर आर सम विच आर पुट इन द एक 1 मिनट, देर आर सम विच आर पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। सो हियर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो डायरकी के अंडर क्या होता है कि आप सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यहां पर मैं कौन से दो वर्ड यूज कर रही हूँ, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में दो सब्जेक्ट्स जिसपे सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नर है
वो क्या कर सकता है, वो उस पे लॉज बना सकता है, जबकि बाकी जो हैं दोज वर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिसमें क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाकी लोग हैं वो उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं. सो दैट इज नोन एज डायरकी, दैट इज डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इसको एबॉलिश करना चाहिए, बिकॉज ये जो ट्रांसफर्ड और ये जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन था दैट वाज नॉट रैशनल, एंड इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि हमने वाटर को रख दिया एज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, लेकिन इरिगेशन को हमने रख दिया एज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स. तो अब दोनों क्या है, म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आ ही नहीं पा रहे. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे डिविजन वाज नॉट वेरी rational. That's why this statement is correct. Third is it supported immediate dominion status. यहाँ पे dominion status की कोई बात नहीं हो रही है. Again, this is the right answer. Next is Nehru report. तो अभी मैंने बता दिया about the background of the Nehru report. Again, about Lord Birkenhead and Motilal Nehru. Motilal Nehru had accepted the challenge कि ठीक है, we are accepting. हम आपको एक ऐसा constitution act, एक ऐसा document बना के दिखाएंगे जिसपे सारे parties agree करेंगे. ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके recommendations की बात हो रही है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था. Very important, you must know. For example, it demanded dominion status, not complete independence. Okay, it demanded dominion status. That's why I told you complete independence demand is going to start from 1929, end of 1929, and we are going to see why. So it demanded dominion status. It proposed joint electorate with reservation. This is also true. Joint electorate with reservation. Why? Because यहाँ पर क्या है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन की आप अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ. इस चैलेंज में जो कांग्रेस इतने दिन से जिसके अगेंस्ट में बोलते आई है, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट. सो दे डिसाइडेड, बिकॉज कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू वाज पार्ट ऑफ द कांग्रेस, सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे. हम क्या करेंगे, हम जॉइंट इलेक्टोरेट रखेंगे. मतलब जो सीट्स होंगे उसपे अभी जैसा हमारे पास क्या है, जॉइंट इलेक्टोरेट. ठीक है, हमारे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स आर वोटिंग ओनली फॉर मुस्लिम्स, सिख्स आर वोटिंग ओनली फॉर सिख, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा होता है तो उसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं. सो ही सेड कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन मुस्लिम्स जहां पे माइनॉरिटी में है वहां पर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, एंड जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस. ओके, so this is right, and it was accepted by all factions including the Muslim League. नहीं, because Muslim League did not want to do away with separate electorate. And Muslim League ने क्या बोला, Muslim League headed by Jinnah, he said कि ठीक है, हम separate electorate को मानने को तैयार हैं, but you have to accept the following demands. ऐसे करके he had proposed a list of 11 demands. ठीक है, so he said if you are accepting these demands, so we are going to accept giving up this separate electorate, but then Hindu Mahasabha opposed it, and anyways those demands were rejected. ठीक है, this is about this question. So यहाँ पर क्या है, again this is the right answer. Next is regarding civil disobedience movement, very important. अब किस तरह से ये chain of events में linked है. इसमें क्या हो रहा है ना कि नेहरू रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट में मैंने क्या बोला, they had asked for dominion status, but excuse me, they had asked for dominion status, लेकिन जो यंगर सेक्शन ऑफ द कांग्रेस है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला हम डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहते, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो ये जो ओल्डर जनरेशन है ना, फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू है ना, दे सेड कि नहीं ठीक है, लेट अस गो फॉर डोमिनेंट स्टेटस राइट नाउ, बाद में वी कैन आस्क फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सो दिस यंगर सेक्शन सेड कि अगर हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाता है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर 1929, बिकॉज ये डेवलपमेंट्स कब हो रहे हैं, 1920, ये जो ये वाला है, ठीक है, 1929 में दिस डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, बिकॉज साइमन कमीशन आई टोल्ड यू केम इन 1929. सो उन्होंने बोला कि बाय द एंड ऑफ 1929 अगर हमें डोमिनेंट स्टेटस दे देते हैं, सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट डोमिनेंट स्टेटस, अदरवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we will give the call for Purna Swaraj, and that's why 31st December 1929 को the Congress gave the call for Purna Swaraj as its objective. Okay, not dominant status. Along with that, 26 January 1930 was fixed as the first Independence Day. ठीक है, I hope you are understanding this link.
एंड द कांग्रेस हैड आल्सो सेड कि अगर आप हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हो बाय द एंड ऑफ 1929, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लॉन्च, हम डिमांड करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, एंड साथ ही साथ हम पूर्ण स्वराज को लेने के लिए हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड आई टोल्ड यू कि मैंने क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज किया है दैट इट इज गोइंग टू मेक द क्रोनोलॉजी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ओके। सो इसलिए आफ्टर दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1930। इसमें दो चीज और हमें जानने की बात है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के पहले ना गांधी जी हैड अ मीटिंग विद इरविन, ठीक है, इरविन, वाइसरॉय वाज इरविन एट दैट टाइम। सो अभी नेक्स्ट जो आएगा दैट विल बी गांधी इरविन पैक्ट। तो इसलिए जस्ट रिमेंबर अबाउट वन थिंग कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के पहले भी गांधी जी हैड अ मीटिंग विद इरविन एंड ही सेड कि अगर आप डोमिनेंस स्टेटस हमें दे नहीं दोगे तो हम एक मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, बट इरविन हैड नॉट अग्रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एक बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो रहा है एंड साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च हो रहा है एंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज हैपनिंग। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज नथिंग बट अ मीटिंग दैट इज हेल्ड, साइमन कमीशन आया था जिसका क्या था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देना है, तो लोग अग्री नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई सारे पार्टीज को लेकर के एक अग्रीमेंट पे रीच करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऐसे कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है? ऐसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ देयर वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस किसमें एसोसिएटेड था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दैट्स वाई द कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था? गांधी जी वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी कि आप अपने तरीके से स्टार्ट करो। सो गांधी जी डिसाइडेड कि मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूंगा। सो ही स्टार्टेड द डांडी मार्च। डांडी मार्च में क्या है, देयर इज अ बीच कॉल्ड डांडी बीच। वहां पर गांधी जी वेंट विद अ सेट ऑफ हिज फॉलोअर्स और वहां पे जाके ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, इट बिगैन विद द सॉल्ट मार्च। देन इट इन्वॉल्व्ड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। डेफिनेटली सिविल डिसोबीडियंस की बात तो हम कर ही रहे हैं। एंड इट एक्सक्लूडेड पेजेंट्स एंड वर्कर्स। दिस इज नॉट राइट। इसको कॉल किसको दिया गया था? सारे लोगों को ये कॉल दिया गया था। सो इट इज दिस स्टेटमेंट, अगेन 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव टू गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट, लेट अस सी अबाउट द प्रोविजंस। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। गांधी इरविन पैक्ट जो है, ये वाला गांधी इरविन पैक्ट इज हैपनिंग आफ्टर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आफ्टर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहले वाला जो मैंने बोला था कि गांधी जी उनसे बात करने गए थे कि हम लॉन्च करेंगे अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो, एंड उन्होंने नहीं सुना था। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल, इसका हाँ क्यों पैक्ट पे आ रहा है? इरविन का एटीट्यूड उस टाइम पे अलग था। नाउ इरविन्स एटीट्यूड चेंज। इरविन इज सेइंग कि कांग्रेस का अगर फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो इरविन सेड कि ओके, अगर, एंड उसका कोई आउटकम भी नहीं निकला बिकॉज मुस्लिम लीग हैड इट्स ओन सेट ऑफ डिमांड्स, द डिजर्व्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस दे हैड देयर ओन सेट ऑफ डिमांड्स, तो दोनों कंसेंसस पे नहीं आए। इरविन ने रियलाइज किया कि अगर कांग्रेस जो है वो इतना पॉपुलैरिटी था कांग्रेस का कि इफ वी टेक अ डिसीजन जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स व्हाई ही वांटेड कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। एज अ रिजल्ट ही डिसाइडेड टू कम इनटू अ pact with the Congress, and Congress at that time was represented by Gandhi ji, ठीक है। So we have this Gandhi Irwin pact. Civil disobedience movement was suspended. गांधी जी ने बोला ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर लेंगे। रिटर्न में उन्होंने बोला ठीक है वी विल अलाउ यू टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस ओनली। गांधी जी ने बोला कि आपको और भी हमें कंसेशंस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जिनको आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो हमारे, फॉर एग्जांपल भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको जो दिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के मेंबर्स हैं, इनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। बट दैट वाज अ पॉइंट ऑन विच ही डिड नॉट अग्री। सो उन्होंने बोला कि बाकी जो बहुत सारे हैं उनको हम रिलीज कर देंगे बट इनको हम रिलीज नहीं करेंगे। एंड इट इज सेड कि गांधी जी ने बहुत ट्राई किया था बट दैट इज समथिंग दैट डिड नॉट हैपन। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर दिस गांधी इरविन पैक्ट व्हेन गांधी जी केम, he was shown there was black flag demonstration against Gandhi ji. Okay, so it was suspended. Then his political prisoners were released unconditionally. I told you there was conditions, so this statement is definitely not correct. And Congress agreed to attend the second round table conference. Understood? So here again the answer is going to be A. समझ में आ रहा है? I hope you are following the chain of events that I am trying to explain to you. Next is Gandhi Irwin Pact हो गया. Next what we have is the Pune Pact.
पूना पैक्ट कहाँ से आ रहा है? अब क्या है कि गांधी जी ही अग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वो गए और ही अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई आउटकम नहीं था, सो इन अ वे हम प्रूव कर रहे थे कि साइमन कमीशन जो है, जैसे कि लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला था कि सारे पार्टीज जो हैं आप एक म्यूचुअल कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हो, तो वी वर प्रूविंग दैट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी क्या हुआ कि कोई अल्टीमेटली डिसीजन नहीं हुआ। इनफैक्ट आफ्टर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम आफ्टर अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम लंदन, ही वाज बेसिकली अरेस्टेड एंड पुट इनटू जेल। तो गांधी जी जब जेल में थे, ठीक है, यारावाड़ा जेल जो है पुणे में, वहां पर गांधी जी को रखा गया था। एंड बी आर अम्बेडकर ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड मैकडोनल्ड, व्हाट ही डिड इज कि he decided to appease the depressed classes, and उसने क्या किया कि he said under this communal award, पूना पैक्ट के पहले क्या था हमारे पास, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, जस्ट आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में बहुत सारे प्रोविजंस थे, एंड वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कम्युनल अवार्ड वाज दैट कि इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। एंड इससे क्या होता, अकॉर्डिंग टू गांधी जी परसेप्शन वाज, इससे हम हिंदू जो हमारे यूनिटी है उसके बीच में क्या है, उसमें भी हम एक दरार आ जाता। हम क्या करते कि हमारा जो हिंदुइज्म में भी हमारे हिंदू जो ग्रुपिंग है उसमें भी क्या है, डिप्रेस्ड क्लासेस एक अलग आइडेंटिटी उससे बन जाता। एंड जस्ट लाइक वी हैव अभी एक काइंड ऑफ क्या है कि कम्युनलिज्म जो है एक तरीके से मुस्लिम्स का संग तो चल ही रहा था, ऐसे ही हिंदूज में भी आपस में एक लड़ाई हो जाता। तो ही स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एंड ही अंडरटूक अ फास्ट इन द यारावाड़ा जेल। So B.R. Ambedkar went to meet him, and then after the discussion, this Pune Pact was signed, and it replaced separate electorate with reserved seats. तो इसमें क्या agreement हुआ था, इसमें this statement is true because उसमें बोला गया कि ठीक है, हम क्या करेंगे, separate electorate, we are going to give up separate electorate, we are going to be in the same joint electorate with the Hindus, but then हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ सीट्स जो हैं, जो हिंदू सीट्स हैं, उसमें से कुछ सीट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। ओके, देन इज इट इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, एंड नो दिस इज नॉट राइट, इसमें रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने वाली कोई बात नहीं हुई थी। इट वाज साइन बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर। सो हियर स्टेटमेंट नंबर इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यस, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है बिकॉज जितना उनको सेपरेट इलेक्टोरेट से फायदा मिल रहा था उससे ज्यादा फायदा उनको एक्चुअली मिल रहा था इससे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। सो हियर द राइट आंसर विल बी सी, दैट इज 1, 2 and 3. So next we move to this Government of India Act, question number 9, Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935 क्या है, अभी हमने पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा था, इट वाज अबाउट द पूना पैक्ट, ठीक है। सो पूना पैक्ट के हमने एक चीज देख लिया, बट ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है उसके पीछे देयर इज डेफिनेटली सम और द अदर इशू, सम और द अदर बैक स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जब वो लेके आए थे, उसके पहले का बैक स्टोरी क्या था, देयर वाज अ प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, एजिटेशन काफी ज्यादा हुआ था। सो दे वांटेड टू ब्रिंग द मॉडरेट्स टुवर्ड्स देयर साइड। तो उनको अपीज करने के लिए दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाया गया था। सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों लाया गया था, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ एजिटेशन वाज हैपनिंग बिकॉज इंडिया से सपोर्ट किया था उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, एंड दे वांटेड द ब्रिटिशर्स टू रिटर्न सम सॉलिड फेवर्स, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो उनको अपीज करने के लिए अगेन they had brought about the Government of India Act of 1919. And here again, after the Pune Pact, again there was a lot of discontent growing among the Indians, and as a result they decided to bring about this Government of India Act of 1935, and it was also influenced by the recommendations that were given by the Simon Commission. Simon Commission ने क्या किया था, अपना जो रिपोर्ट है उसको ऑलरेडी प्रेजेंट किया था। Based on that report, as well as the growing agitation, they decided to bring another Government of India Act, and they brought about the Government of India Act of 1935. इसको याद करने का एक इजी चीज मैं बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आप पढ़ते हो, कीप इन माइंड कि सेंटर के लिए क्या प्रोविजंस हैं और प्रोविंसेस के लिए क्या प्रोविजंस हैं, एंड काफी सारी चीजें जो है ना वो आज हमारा जो सिस्टम है उसके संग मैच होता है। सो कीप दिस इन माइंड व्हाइल रीडिंग, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू रिमेंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So here first thing is it introduced provincial autonomy. This is true. इसमें क्या था, इसमें दो चीजें बोली गई थी। सबसे पहले ये है कि हम क्या करें, इसमें ये बोला गया था कि हम एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कौन होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा जिसमें हमारे पास दोनों होंगे, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जो हमारे ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे।
ठीक है। सेंटर में और भी कुछ सारे प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस से रिलेटेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि दे हैड सेड कि हम प्रोविंशियल जो इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस में, दे सेड कि ठीक है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर, इसका भी मैंने बता दिया। दे इंट्रोड्यूस्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, इसका रीजन ये है कि इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस किया इन द सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस by the Government of India Act 1919. Diarchy was introduced at the center by the Government of India Act 1935. Okay, so here again the answer is going to be these two. Next is Congress ministries. Congress ministries का क्या है? इसमें वन ऑफ द प्रोविजंस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब आप पढ़ोगे ना उसमें मैंने बोला कि सेंटर के रिकमेंडेशंस और जो प्रोविंसेस के लिए क्या बोला गया है इसको अलग अलग करके पढ़ना है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। प्रोविंसेस के लिए बोला गया था कि हम प्रोविंसेस में क्या करेंगे, प्रोविंसेस में हम एक इलेक्शन करेंगे जहां पे प्रोविंसेस को हम और ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। कि वो ऑटोनॉमी देना मतलब क्या है कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं खुद, गवर्नर जो होगा बस उसका माइन्यूट रोल होगा, ठीक है, इस तरीके से। सो इन्होंने बोला कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे ताकि लोग चुन के आए, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें देना है। सो अंडर दिस देयर वाज प्रोविजन फॉर इलेक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद ना देयर वर 3 या 4 इलेक्शंस दैट वर हेल्ड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज इलेक्शंस। तो वो जो इलेक्शंस हुआ था ना उसमें कांग्रेस हैड गॉट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल कांग्रेस मेड मिनिस्ट्रीज इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इतना ज्यादा ह्यूज मेजॉरिटी मिला था कांग्रेस को। एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मुस्लिम लीग स्टार्टेड टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द कांग्रेस, बिकॉज मुस्लिम लीग को बहुत ही कम सीट्स मिले थे एंड दे बिकेम मोर एंड मोर कम्युनल, ठीक है। इन ऑर्डर टू विन ओवर द पीपल दे अडॉप्टेड दिस स्ट्रैटेजी ऑफ टेलिंग द मुस्लिम्स कि अगर देखो कांग्रेस जो है दैट्स अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड अगर आपको अपने बेनिफिट के बारे में सोचना है तो यू हैव टू साइड मुस्लिम लीग इज योर मसीहा। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को ब्रांड करना स्टार्ट किया था आफ्टर द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दैट वाज गॉट बाय द कांग्रेस, ठीक है, इन दीज इलेक्शंस दैट आई टोल्ड यू। Now when these ministries, कांग्रेस का मैंने बोला in 7 out of 11 provinces कांग्रेस ministries are formed। अब ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है ना ये अच्छे से काम कर रही थी इन द सेंस कि दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिफॉर्म्स, वर्कर्स के लिए रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे। फॉर एग्जांपल वेज प्रॉपर, अब आपके पास इक्वल वेजेस होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस, पहले जो एक टाइम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के लिए काम करा सकते हो, 16-17 घंटे काम नहीं करवा सकते, लीव विथ हॉलीडे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लेके आए। पेजेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल टेनेंसी लेजिस्लेशन वगैरह लेके आए, इसमें जमींदारी वगैरह में थोड़े बहुत मतलब किस तरीके से मनी लेंडर्स वगैरह जिस तरीके से ताकि पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, इन सब चीज़ों में लेके आए। टेनेंसी रेगुलेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज टेनेंसी रेगुलेशन दिस कांग्रेस वांटेड टू ब्रिंग, लेकिन गवर्नर जो है ना वो उसमें क्या कर रहा था, अपने जो स्पेशल पावर्स है ही वाज यूजिंग दैट एंड नॉट लेटिंग द टेनेंसी रेगुलेशंस टू गेट पास्ड, ठीक है। सो ये इसका बैकग्राउंड है एंड ग्रेजुअली व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज डिक्लेयर्ड तब दीज कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। व्हाई दे रिजाइंड वी आर गोइंग टू सी फर्दर। तो यहाँ पर क्या है, दे रिजाइंड अगेंस्ट द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। लेट मी टेल यू ब्रीफली हियर, इन्होंने रिजाइन इसलिए किया था बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस ने ये देखा था कि इवन इफ वी सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स से कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, कुछ खास रिटर्न हमें नहीं मिला। सो उनका जो एक एंथुजियाज्म है इनको सपोर्ट करने का इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये उतना ज्यादा नहीं था। अब कांग्रेस ने ये बोला कि आपने बिना हमसे पूछे, ठीक है, बिना इंडियन से पूछे आपने क्या किया, इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड ब्रिटेन वाज इन्वॉल्व इन द वॉर। वो क्या कर रहे थे कि इंडिया से रिसोर्सेज जो है वो वॉर में यूज कर रहे थे, दैट्स हाउ दे इन्वॉल्व्ड इंडिया इन द वॉर। सो दे आर सेइंग कि यू विदाउट आस्किंग अस कि अगर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया है, हमारे गवर्नमेंट्स हैं, तो आपको हमारे गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए। तो दैट वाज नॉट डन। सो एज अ प्रोटेस्ट दे बेसिकली रिजाइंड एंड इट इज सीन टू बी अ टैक्टिकल ब्लंडर बाय द कांग्रेस, बट एनीवेज दिस हैड हैपेंड, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इट इम्प्लीमेंटेड एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सम प्रोविंसेस। ये भी मैंने बोला कि एग्रीकल्चर के लिए काम किया था, फॉर एग्जाम्पल वो मनी लेंडर्स वगैरह के लिए, लेकिन टेनेंसी रिफॉर्म्स दे वर नॉट एबल टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। देन इज फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नर्स, ऐसा नहीं है, टोल्ड यू अबाउट गवर्नर्स इंटरवेंशन, ठीक है। सो यहाँ अगेन दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कितने टाइम के लिए थे, 2 साल के लिए थे, 1937 to 1939। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगैन एंड देन दे रिजाइंड। Next is I am talking about the August offer, very very important कि again how are we suddenly coming to the August offer। August offer के लिए you have to remember कि जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, ठीक है,
तो कांग्रेस का कुछ सेट ऑफ डिमांड्स था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस के बाद द कांग्रेस सेड कि हम आपको सपोर्ट करने को रेडी हैं इन द वॉर, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट द ब्रिटिशर्स नीड टू अग्री टू सम ऑफ आवर डिमांड्स एंड दे गेव 2 डिमांड्स। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सपोर्ट। दे गेव सम कंडीशंस, ओनली इफ यू अग्री टू दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। सो कंडीशनल सपोर्ट। द फर्स्ट कंडीशन दे सेट कि इमीडिएट बेसिस पे आपको एक प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट सेट करना होगा। मतलब आप बोलोगे कि वॉर के बाद हम आपको एक नेशनल गवर्नमेंट सेटअप करके देंगे, आप उसको कर सकते हो, रूल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दे सेड कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। आप वॉर के टाइम पे ठीक है, आप ये हम यू कैन कंटिन्यू, बट फॉर द इमीडिएट बेसिस यू हैव टू हैव अ प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट एट द सेंटर। एंड बाकी आपको क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर आप क्या करोगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे। काम क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली। ये असेंबली आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाएगा। Understood? So these are the 2 demands. That is, Congress is now demanding independence. Okay, understand this, not dominion status. So here, तो इसके रेस्पॉन्स में क्या है, इसके रेस्पॉन्स में कांग्रेस के कंडीशनल, इसके रेस्पॉन्स में द गवर्नमेंट बेसिकली गेव एन ऑफर, जिसको हम बोल रहे हैं ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लिंक। सो इन द ऑगस्ट ऑफर गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इट प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसने बोला कि नहीं, हम आपको प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट वगैरह नहीं दे सकते, इंडिपेंडेंस वगैरह की कोई बात नहीं करो। हम क्या करेंगे, ठीक है आपसे हमने पूछा नहीं है, अब हम जब वॉर चल रहा है अब तो आप इन्वॉल्व हो गए, हम क्या करेंगे, आपका ओपिनियन अब लेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, आओ थोड़े बहुत रिप्रेजेंटेशन आपको भी दे देते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो अपने ओपिनियन अब देते रहना इसमें। नेक्स्ट इज प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। ऐसा कोई प्रॉमिस इसमें, ऐसा कोई, अच्छा एक सेकेंड, यस yes, that's why basically Congress will say no. Okay, I told you because Congress बोल रहा है कि हम डोमिनेंस स्टेटस वगैरह में नहीं मानेंगे, हमें क्या चाहिए, प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला कि हम वो नेशनल गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंस का नहीं है, हम क्या करेंगे, डोमिनेंस स्टेटस देंगे आपको। एंड दे सेड कि दे एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड। जब वो इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्यों डिमांड किया था, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके फॉर फ्री इंडिया। तो ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट गेट्स becomes incorrect. Okay, so here the answer is 1 and 2. Now after August offer के बाद next question comes about individual सत्याग्रह। तो इसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पर इसलिए है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में जब हम बोल रहे हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कांग्रेस क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड वगैरह कर रहे थे ना, तो ब्रिटिशर्स सेड कि इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आप जो भी बोलना है हम आपको लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हम आपको एक्सपैंड कर देंगे, वहां आके अपना ओपिनियन दो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो गांधी जी डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच वी हैव फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच के लिए उन्होंने बोला कि हम नेशनल लेवल पे तो हम नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से एक फॉर्मल तरीके से सत्याग्रह नहीं लॉन्च कर रहे हैं, बट ही डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, एक इंडिविजुअल मेंबर को चूज किया गया था, विनोबा भावे। ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। द पर्पस वाज टू फाइट फॉर फ्री स्पीच। एंड सो इसमें क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें अगेन इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कॉज क्या था, फ्री स्पीच वाला कॉज था। नेक्स्ट इज, तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट वी हैव क्रिप्स मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑगस्ट ऑफर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी आई थिंक ही हैड कॉल्ड इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। जब हमने डोमिनेंस स्टेटस मांगा था आपसे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे, तब तो आपने मना कर दिया था, तो अब जो है आप दे रहे हो, हम उसको नहीं मान रहे। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो ऑगस्ट ऑफर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। एंड इन द मीन टाइम द वॉर सिचुएशन हैड चेंज्ड। वॉर सिचुएशन हैड चेंज्ड का मतलब क्या है, इट मीन्स कि जापान ने क्या किया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एंड जापान दे वर ऑन टू ऑपोजिट साइड्स। जापान हैड ऑलमोस्ट रीच्ड टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रंगून को उसने, रंगून म्यांमार बेसिकली वाला एरिया जो है वहां तक उसने ऑक्युपाई कर लिया था जापानीज आर्मी ने। एंड ऑब्वियसली उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दे वुड एंटर इंडिया थ्रू असम एंड द नॉर्थ ईस्ट। सो दैट्स वाई दिस, क्योंकि जापान जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर तक आ गया था, एज वेल एज जापान ने बाकी जो एरियाज है वहां पर भी जो बाकी पार्टीज हैं उनको भी हराना स्टार्ट कर दिया था। That's why a pressure was created on the Britishers by their allies, and they said कि आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल रशिया एंड ऑल, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर कि आपको कांग्रेस को अपने साइड में लेना होगा, बिकॉज वी नीड एक्टिव इंडियन सपोर्ट इन द वॉर। ओके,
सो इसने क्या किया, तो एक सेकेंड राउंड उसने भेजा ब्रिटिशर्स ने. आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द ऑगस्ट ऑफर, दे सेंट अ मिशन, and that mission was under this presidentship of this person called Cripps, and that's why we are calling it Cripps mission. So I gave you the context कि Cripps mission क्या है, Cripps mission क्यों भेजा गया था. Okay, so that was the context of the Cripps mission. Proposed इसमें क्या कर रहे हैं, it proposed dominance status after the war, propose ये किया ही था. Next is provinces could opt out. It said ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आपको हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे. उसमें क्या है, डोमिनेंस स्टेटस में और बाकी भी बहुत सारे प्रोविजंस थे. प्लीज रीड द प्रोविजंस ऑफ द क्रिप्स मिशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसमें वन ऑफ द प्रोविजंस वाज डोमिनेंस स्टेटस. बाकी उसने बोला कि कुछ प्रोविंसेस अगर हैं, डोमिनेंस स्टेटस तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के कुछ जो इंडियन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर डोमिनेंस स्टेटस वाला जो आपका चीज है, अगर वो आपके संग नहीं आना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के संग नेगोशिएट करके उनके साथ भी रह सकते हैं. ठीक है. सो देयर वाज the provinces, they could opt out, not just princely states, sorry, the provinces, they had an option to remain outside this dominion. Okay, so they could opt out, and definitely it was not accepted by the कांग्रेस. कांग्रेस ने बोल दिया हम इंडिपेंडेंस के नीचे किसी भी चीज से डोमिनेंस स्टेटस की तो हमसे बात ही मत करो. अंडरस्टूड. सो दिस इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कांग्रेस ने बोला कि ठीक है, इतना हम आपको बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, आप जब नहीं मान रहे हो, so we are forced now to launch a movement to throw you out of India, and that name of that movement was called क्विट इंडिया मूवमेंट. कि आप जस्ट क्विट इंडिया, वी आर नॉट, अब हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप इंडिया को रूल नहीं कर पाओगे. ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट, गिविंग अ काइंड ऑफ थ्रेटनिंग. ठीक है ना. क्विट इंडिया मतलब समझ लो कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि एजर्ट करके कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो रहा है, ये 1942 में हो रहा है. यही वो क्विट इंडिया मूवमेंट है जिसमें दिस गांधी जी, आई गेस, ही हैड गिवन दिस स्टेटमेंट कि डू और डाई, करो या मरो. ठीक है. करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने इसमें दिया था. ओके. सो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन. ट्रू. नेक्स्ट इज इट सॉ पैरेलल गवर्नमेंट्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड इट वाज कंप्लीटली नॉन वायलेंट. ऐसा नहीं है. अच्छा, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट की बात क्यों हो रही है? फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट, इफ यू टॉक अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें क्या है ना कि इसके पहले कि वो कोई कोर्स ऑफ एक्शन बता पाते, बोल तो दिया कि हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे. ठीक है. लेकिन बिफोर द लीडर्स कुड गिव एनी काइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन कि ये करना है, उसके पहले उनको अरेस्ट कर दिया गया. सो बिकॉज गांधी जी एंड ऑल अदर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड, द पीपल टुक द मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को हम फेजेस में डिवाइड करते हैं. इन द फर्स्ट फेज इट वॉज नॉट वायलेंट. फर्स्ट एंड सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज में जनरली क्या किया लोगों ने कि रेलवे ट्रैक्स को मतलब डैमेजिंग द रेलवे ट्रैक्स. उसके बाद टेलीग्राफ जो लाइंस है, टेलीफोन वायर्स जो हैं उनको कट करना स्टार्ट किया. मतलब टेलीग्राफ वायर्स को कट करना स्टार्ट, मतलब एनीवेज बेसिकली इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करना कि ब्रिटिशर्स जो है स्मूथ फंक्शनिंग ना कर पाए, जाकर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स में तोड़फोड़ करना, ये सारी चीजें हो रहा है. ठीक है. तो शुरू से ही वो नॉन वायलेंट था, ऐसा नहीं है. इसके बाद जब हम थर्ड या फोर्थ फेज की बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, सो बहुत सारे एरियाज थे इन ओडिशा, इन बंगाल, वेयर वी आर हैविंग फॉर एग्जांपल तालचेर में. तो इससे क्या हो रहा है ना कि बहुत से मेदिनीपुर इन बंगाल, इसमें क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट्स आर सेटअप. लोग, इतना ज्यादा जोश आ गया था लोगों में कि गवर्नमेंट, जो लोगों ने बोला कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो मान ही नहीं रहे, हम अपना खुद को रूल करेंगे बाई आवर ओन लॉज. सो दे सेट अप सम पैरेलल गवर्नमेंट्स. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड दिस आई टोल्ड यू कंप्लीटली नॉन वायलेंट, इट वाज नॉट देयर, सो दिस इज रॉन्ग. So here the answer is again 1 and 2. Now quit India movement तो हुआ. Quit India movement gradually, because there was no proper leadership and British oppression इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे it died down. ठीक है. धीरे धीरे वो खत्म हो गया. क्विट इंडिया मूवमेंट जब खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं INA ट्रायल्स. INA क्या है? INA इज इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस का. ठीक है. आजाद हिंद फौज. आजाद हिंद फौज में, आजाद हिंद फौज का क्या था, सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा सा अगर मैं बैक स्टोरी बताऊं, सुभाष चंद्र बोस आफ्टर दिस इन 1938 सुभाष चंद्र बोस हैड he separated himself from the Congress because of some inherent
इनहेरेंट डिफरेंस इन आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, एक तो इमीडिएट कॉज क्या बताया जा रहा है, इमीडिएट कॉज बताया जा रहा है कि जो हर कांग्रेस सेशन का क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है. तो प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, वो लड़े थे प्रेसिडेंट के लिए. ही वॉज अ कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट दैट वाज सपोर्टेड बाय द ओल्डर जनरेशन, देयर ही वॉज पताबी सीतारमैया. तो इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस बेसिकली हैड वन एंड पताबी सीतारमैया हार गए थे, एंड दैट वाज टेकन एज अ काइंड ऑफ, जो ओल्डर जनरेशन है, गांधी जी एंड ऑल, दे टुक इट एज अ पर्सनल डिफीट एंड दे डिड नॉट लाइक द रेडिकल वे ऑफ वर्किंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस. और इसलिए कहना है कि सुभाष चंद्र बोस, फॉर एग्जांपल, कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को हम सपोर्ट करें या नहीं करें, इनका स्टैंड था कि हमें कंप्लीटली नहीं करना चाहिए. बट ओल्ड वालों का यह स्टैंड था कि इट इज अ फाइट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड फैसिज्म. इसलिए क्या है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अगर वो हमारे डिमांड मान लें तो उनको हम सोच सकते हैं उनको सपोर्ट करने के बारे में. Another thing was their idea of economic development, industrialization. Gandhiji talked more about industrialization rising from the village level to the top. लेकिन सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या किया था, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी. आप देखोगे एग्जैक्टली, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, आई थिंक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ही उसका नाम था. ठीक है, जस्ट गो एंड चेक वंस कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करेंगे. इसके ऊपर बोथ ऑफ देम, बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर फ्रेंड्स. ओके, हम जितना भी ऐसे बोल रहे हैं कि नेहरू ने ये किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, दे वर बेसिकली फ्रेंड्स. हम आप अगर जाके देखोगे इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ऑल, दे ब्रॉट इन together. Okay, don't give hate to any person who has fought in the Indian national struggle. हर किसी का अपना contribution है. हमें उनको आपस में लड़ाना नहीं है. We have to see their ideologies. You may agree with that, you may not agree with that, but there is no reason to hate them because they have done their own part in securing independence for this particular country. For example, many people try to portray also सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को एक एंटी दिखाने की कोशिश करते हैं. These people were not fighting with each other. Personal rivalry नहीं था इनका. For example, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस. We have the letters, और उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि ओरली बोला है, लेटर में लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस कॉलिंग गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन. सो एक सर्टन रेस्पेक्ट होगा आपके मन में फॉर अ सर्टन इंडिविजुअल, देन ओनली यू कैन राइट दिस. दे मे अग्री बिटवीन देमसेल्व्स रिगार्डिंग सम आइडियाज, बट दे वर नॉट एनिमीज. दे हैड नो हेट्रेड फॉर ईच अदर. सो लेट अस नॉट बिल्ड अपॉन हेट्रेड इन आवरसेल्व्स टू पिक एंड चूज अमंग द लीडर्स. ये चीज नहीं करना चाहिए हमें. ठीक है, आई फील पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट. प्लीज डोंट have hatred in yourself. ठीक है, हमें क्या करना है, वी ऑल्सो हैव टू बी न्यूट्रल. ठीक है ना, वी कैन नॉट, हमारे पर्सनल प्रेफरेंसेस इस तरीके से हमें पर्सनल ग्रजेस वगैरह हमें नहीं रखना चाहिए. ठीक है. So when we talk about INA trials I was giving a background. तो इसमें क्या है, 1938 के बाद because of some ideological differences, this Subhash Chandra Bose, he basically departed. He resigned from the Congress, and after resigning from the Congress, he was of an idea कि हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स के ऑपोजिट ग्रुप्स हैं, वर्ल्ड वॉर के दो ग्रुप्स थे, तो हम दूसरे ग्रुप जिसमें जर्मनी, जापान वगैरह पार्टीज थे, आई एम गोइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम देम टू डिफीट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए. सो ही फर्स्ट वेंट टू जर्मनी, बट जर्मनी में उतना ज्यादा उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला. सो फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान. जापान में ही मेट अ पर्सन, हिज नेम वाज राश बिहारी बोस. ठीक है, तो राश बिहारी बोस ने क्या किया कि वो एक आर्मी रेज कर रहे थे. ठीक है, स्मॉल आर्मी, जिनको फॉर एग्जांपल जापानीज ने कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को कैप्चर किया था. द इंडियन जो उसमें थे, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर में लड़ रहे थे, उनको साइड में करके उनको फॉर द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस उनके संग मिलके एक छोटा आर्मी बनाया था. दैट वाज दिस इंडियन नेशनल आर्मी. तो ये कहाँ पे था, ये सिंगापुर में था. सो राश बिहारी बोस, ही एंड सुभाष चंद्र बोस, दे वेंट टू सिंगापुर, एंड सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस वाज गिवन फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज, और उसके बाद उनको नेताजी का टाइटल दिया गया. ठीक है, तो वहां से उनको क्या बोला जाने लगा, नेताजी बोला जाने लगा. एंड INA वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज वो अलोंग विद जापान के संग ये लोग, ही टुक हेल्प फ्रॉम जापान. तो जापानीज फोर्सेस एंड INA फोर्सेस टुगेदर दे वर मार्चिंग टुवर्ड्स इंडिया. बट बाय दैट टाइम सुभाष चंद्र बोस, by the time he came to नागालैंड में कोहिमा में सुभाष चंद्र बोस ही फ्लैग होस्ट किया था, इंडियन फ्लैग होस्ट किया था उन्होंने
कोहिमा में, ठीक है। बट उससे आगे वो बहुत ज्यादा नहीं जा पाए बिकॉज तब तक वॉर एंड हो गया एंड जापान वॉज डिफीटेड। सो वे अकेले आईएनए कुड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। और काफी सारे आईएनए के जो मेंबर्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनको पकड़ लिया गया था। सो उनका ट्रायल किया गया था। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, आईएनए ट्रायल्स। सो इट जनरेटेड पब्लिक सिंपैथी, डेफिनेटली पीपल हैड सिंपैथी फॉर दीज पीपल हु आर फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। This is true. Next we have is it led to unrest in the armed forces. Definitely because armed forces क्या है, ये तो उनके members ही थे, उनके friends, and we can say they were kind of armed forces जो लड़ रहे थे, उन्हीं के एक ग्रुप था जो उधर जापान ने कैप्चर कर लिया था। So they had sympathies for them. It led to unrest in the armed forces. And definitely इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को इसका नुकसान ही हुआ है। So that's why here the answer is 1 and 2. Let us move to the next question. We come to Royal Indian Navy. यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट था ना, led to unrest in the armed forces. So because of unrest in the armed forces, जो नेवी है, नेवल सेक्शन जो है, नेवल सेक्शन बेसिकली there was a growing discontent among the Indians who were there in the British Navy. उनको ऐसा लग रहा था, एक तो वो आईएनए ट्रायल्स वगैरह को देख ही रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इनके संग काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन जो सोल्जर्स थे, उनको बेटर पे मिलता था, उनको खाने को भी ज्यादा, उनको बेटर फूड भी मिलता था, उनको बेसिकली ओवरऑल ट्रीटमेंट वाज बैड टुवर्ड्स देम एंड देयर वाज क्लियर पार्शियलिटी दैट वाज बीइंग डन। सो व्हेन दे सॉ कि आईएनए सोल्जर्स जो हैं उनका ट्रायल हो रहा है और उनके जो लोग हैं उनको हैंग किया गया था, सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड वन ऑफ देयर डिमांड्स ऑफ दिस रिन म्यूटिनी जिसको हम बोलते हैं वाज टू रिलीज द आईएनए प्रिजनर्स। सो इट बिगैन इन बॉम्बे। सबसे पहले जब बॉम्बे नेवी है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, ग्रेजुअली इट स्प्रेड टू अदर नेवल डिविजन्स। और यहाँ से जो है ना ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन जो है एकदम फास्ट हो गया था, बिकॉज अब क्या है, किसके भरोसे वो इंडिया को रूल कर रहे थे, उनके इतने ज्यादा सोल्जर्स तो थे नहीं। तो इंडिया में जब सोल्जर्स, आर्मी के मेंबर्स ही अब आपके अगेंस्ट में हो गए हैं, सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कंट्रोल इंडिया एनी मोर। So anyways, it began in the Bombay ratings. Next is it involved ratings and civilians. Civilians का भी support था and it was fully supported by the Congress. ये statement हम नहीं बोल सकते हैं. This is incorrect. Why? Because Muslim League along with Congress, for example, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, उन्होंने और मुस्लिम लीग ने, जिन्ना वगैरह ने, इन लोगों ने मिलकर काफी ज्यादा पैसिफाई किया इनको, दिस रॉयल इंडियन नेवी के मेंबर्स को। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके जो भी डिमांड्स हैं हम क्या करेंगे, हम उसके लिए फाइट करेंगे। आप अभी इस तरीके से, मतलब बेसिकली देवर काइंड ऑफ कि ठीक है, यू गो बैक, वी विल डू व्हाटएवर वी कैन फ्रॉम आवर साइड, इस तरीके से, ठीक है। सो फुल्ली सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, इसको हम नहीं बोल सकते हैं। पार्शियली डेफिनेटली कांग्रेस का सपोर्ट था, फुल्ली जो सपोर्ट जो बोल सकते हैं वैसा नहीं था। ओके, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब रिन म्यूटिनी वगैरह हो रहा है ना, तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा है कि अब इंडिया को होल्ड करके रखना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो बेस्ट इज धीरे धीरे इनको इंडिपेंडेंस देना चालू करो। वो कॉन्टेक्स्ट है, वहां से उन्होंने कैबिनेट मिशन एक प्रपोजल भेज रहे हैं कि हमें धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ पावर करना है टू द इंडियन पीपल। फॉर दैट देयर वाज अ कमीशन, दैट इज कैबिनेट मिशन व्हिच हैड कम, और उसने क्या किया था, अपने कुछ प्रोविजंस दिए थे। सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया था बिटवीन ग्रुप ए स्टेट्स, ग्रुप बी स्टेट्स एंड ग्रुप सी स्टेट्स। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी स्टेट्स, इसको डिवीजन इस तरीके से किया गया था ना कि ग्रुप बी स्टेट्स जो है, इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज है इनको इस ग्रुप में रखा गया था। सो इसमें it proposed grouping of the provinces. The statement is true. It rejected partition. Yes, definitely it rejected partition. Why? Because इन्होंने बोला था कि partition हम नहीं कर रहे हैं, but हम आपको essence of partition जो है वो देने की कोशिश की गई थी to the Muslim League via group B states, ठीक है। It proposed a weak center. This is also true. उन्होंने बोला कि एक weak center होना चाहिए, main powers जो होगा वो provinces के पास होगा। So here the answer is, correct answer is D. Now already this video is so long, so I'm going to do a little fast. But for you I'm telling you कि these areas जो है, for example cabinet mission plan जो है, उनका ये जो group A, group B, group C groupings है, तो B का तो मैंने बता दिया। So you have to go yourself and see कि group A क्या था, group C क्या था। तो इस तरीके से just go and revise it once. Understood? Moving to the next question. डायरेक्ट एक्शन डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक इलेक्शन हुआ। कैबिनेट मिशन में बहुत सारे प्रपोजल्स थे। वन ऑफ द प्रपोजल्स वाज आल्सो कि हमें एक और इलेक्शन करवाना है। तो जब वो एक और इलेक्शन हो रहा है, उसमें अगेन कांग्रेस इज गेटिंग एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी।
सो अब जब कांग्रेस को फिर से ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिल रहा है, मुस्लिम लीग इज रियलाइजिंग कि इफ वी वांट पावर, सो हमें क्या है कि अब इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से तो हमें मिलने वाला नहीं है। तो जिन्ना सेड कि हमें क्या है, अब कांग्रेस जो है उसको तो डेफिनेटली उन्होंने प्रोट्रे करना स्टार्ट कर दिया था एज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। सो दे सेड कि हम जो है वी आर बेसिकली द पीपल, जो हम आप मुस्लिम शुड रैली बिटवीन अस, बिकॉज इंडिया में क्या है इतने सारे हिंदूज हैं। सो अगर पार्टीशन नहीं हुआ, ठीक है, और हिंदूज जो है अगर कांग्रेस जो है अगर वो इस तरीके से मेजोरिटी है पावर में आती है, तो दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग ओवर अस, एंड दैट्स व्हाई ही गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन। उसने बोला, जिन्ना सेड कि वी टुडे वी पार्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, इन अ वे सेइंग कि रास्ते पे आके अपने हाथ में बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ डिसगाइज्ड वे ऑफ सेइंग कि डायरेक्ट हम वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्शन डे इज इसके बाद काफी ज्यादा द वायलेंस रीच्ड ऑन द स्ट्रीट्स। अभी तक क्या है लीडर्स के बीच में बात हो रही थी, उतना ज्यादा स्ट्रीट्स अफेक्टेड नहीं है। अब क्या है, कॉमन पीपल गॉट चार्ज्ड अप, एंड जो राइट्स होते हैं दे स्टार्टेड हैपनिंग ऑल थ्रू आउट द कंट्री। तो इसके बाद ऐसे बोलते हैं ना कि व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट पार्टीशन, तो इसमें you should listen to this what सरदार वल्लभ भाई पटेल had said. He had said कि अब क्या है ना कि ये जो कम्युनल या जो राइट्स हैं अब ये स्ट्रीट्स तक आ चुका है, एंड धीरे धीरे ऐसा हो रहा है ना कि वी डोंट हैव वन पाकिस्तान, वी हैव सेवरल पाकिस्तान फंक्शनिंग थ्रू आउट द कंट्री। सो इट इज बेटर कि हम एक पाकिस्तान को करके साइड कर दें ताकि हम अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। तो दिस if when I teach in class I will teach you in details proper उनके कोटेशन के संग। For now you remember कि this is direct action day का मतलब क्या है, ठीक है। Riots started broke out throughout the country and Calcutta for example it was one of the most affected. So direct action day, it was called by the Muslim League, true. It led to Calcutta riots, very true. Mark the start of partition negotiations, इसको it is exactly अभी partition negotiation होना start नहीं हुआ है, gradually it will start, okay. So this is the right answer. Next is actually this can be, you know, this is 50-50. अब अगर ऐसे 50-50 we can say this कि इसमें अगर ऐसे कोई इसमें आए ना स्टेटमेंट, सो व्हाट यू डू इज कि यू सी द अदर ऑप्शंस दैट आर गिवन। तो ऐसे में यू हैव टू एलिमिनेट एंड आंसर। इसमें इसको राइट भी बोल सकते हैं, रॉन्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो जनरली आई वुड कंसिडर पर्सनली, क्योंकि इसके और थोड़े बाद से स्टार्ट हो रहा है, आई वुड कंसिडर इट, आई वुड नॉट गो फॉर इट, ठीक है। इनकरेक्ट मानूंगी मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज 19 माउंटबेटन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें माउंटबेटन प्लान में क्या है ना कि कैबिनेट मिशन प्रपोजल जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इंडियंस बेसिकली हम कंसेंसस पे आ ही नहीं पा रहे। इतने दिन से वी वर सेइंग कि वी वांट इंडिपेंडेंस, वी वांट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। जब वो इंडिपेंडेंस देना चाह रहे हैं तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है आपस में कि किन टर्म्स पे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। सो फाइनली ब्रिटिशर्स सेड कि देखो हम अपने टर्म्स खुद डिसाइड कर रहे हैं, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, वी आर गोइंग टू लीव द कंट्री एंड गो, यू सी व्हाटएवर यू वांट टू सी। मतलब ये मैं ऐसे बता रही हूँ फॉर योर जस्ट फॉर अ यू नो कैजुअल टॉक, ऐसा इट वाज नॉट एन ऑफिशियल समथिंग बट द एटीट्यूड वाज सिमिलर, ओके। सो माउंटबेटन ने क्या किया, ब्रिटिशर्स अब उनको जितना जल्दी हो सके इंडिया छोड़कर उनको निकलना था, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका कंडीशन ऐसा हो गया था कि दे कुड नो लॉन्गर होल्ड इंडिया बाई फोर्स, एंड ऑलरेडी इंडियन आर्मी में भी डिसकंटेंट स्टार्ट हो गया था। तो वो कैसे पकड़ के रखेंगे, ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉसेस एंड मैन पावर के लॉसेस हो चुके थे उनको। सो माउंटबेटन ही केम टू इंडिया एंड ही प्रपोज्ड अ प्लान, ठीक है। प्लान क्या था, ही प्रपोज्ड पार्टीशन। उस प्लान में दिस इज ट्रू, ही प्रपोज्ड पार्टीशन। इट अलाउड प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस परमानेंटली, ऐसा कोई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। सो अलाउड प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस परमानेंटली, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड इज एडवांस्ड ट्रांसफर, दे एडवांस्ड ट्रांसफर ऑफ पावर डेट। तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने एडवांस किया था बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, ठीक है। सो ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। I think it's the video is becoming too long. So anyways, okay, just ये सारे जो hot topics है ना उसको compile किया है मैंने. So if I'm not giving long descriptions here, just go and read these topics yourself from the book. These are all very hot topics and that's why I have included here. Next is India Independence Act. It created two dominions. Definitely it created two dominions. Abolished Secretary of State. हाँ definitely. Secretary of State का purpose क्या था? Secretary of State का purpose ये था कि जो वाइसरॉय है उसको एड एंड एडवाइस करना फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो जब यही हम इस चीज को जब एंड ही कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ही दे रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट एबॉलिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ग्रांटेड रिपब्लिकन स्टेट्स, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी 1 and statement 1 and
2. नेक्स्ट वी मूव टू रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है इट वाज थ्रू आउट, जो मैं पीरियड बोल रही हूँ ना 1918 से लेकर 1947, देयर वर सेवरल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस. तो हम ऐसा नहीं है कि अभी मैं क्रोनोलॉजी में बता रही थी तो ये उसके बाद हो रहा है. दिस इज throughout the period this is happening, and one of the most important revolutionary organizations जिसके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, they were all members, चंद्रशेखर आजाद, that is हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इन्होंने क्या किया था, कुछ इनके एक्टिविटीज बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, साइमन कमीशन के टाइम पे देयर वर प्रोटेस्ट दैट वाज हैपनिंग. उसमें बाल गंगाधर तिलक वाज आल्सो प्रोटेस्टिंग, एंड उसमें ना काफी ज्यादा लाठी चार्ज हुआ था बाय द पुलिस. तो उसके थोड़े टाइम बाद ही हैड गॉट इंजर्ड सिवियरली, एंड उसके बाद ही डाइड आफ्टर सम टाइम. सो इट इज सेड दैट ही इट वाज एट्रीब्यूटेड टू दैट लाठी चार्ज, हिज डेथ. सो एंड द पर्सन जिसने वो लाठी चार्ज किया था, हिज नेम वाज सॉन्डर्स. तो इन्होंने क्या किया था कि सॉन्डर्स का असैसिनेशन किया था फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद कुछ एक पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बिल्डिंग पे भी दे हैड थ्रोन अ बॉम्ब. तो इस तरीके से बहुत सारे वो चीज़ हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं. सो आई हैव जस्ट इंक्लूडेड द मेन थिंग्स. तो दे एम्ड एट सोशलिस्ट रिपब्लिक. इनके आइडियाज़ जो थे वो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे. ट्रू. भगत सिंह लेटर रिजेक्टेड इंडिविजुअल टेररिज्म. शुरू में इंडिविजुअल टेररिज्म ये कर रहे थे, लेकिन बाद में ही सेड कि इंडिविजुअल टेररिज्म जो है उससे ज़्यादा ही प्रेफर्ड कि आप मिलके थोड़ा ग्रुप में करो. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दे अपोज्ड मास मूवमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है. दे सेड कि दोनों साइड बाय साइड होना चाहिए, मास मूवमेंट भी होना चाहिए और जो इनके एक्टिविटीज़ हैं दे शुड ऑल्सो कंटिन्यू टुगेदर. सो हियर अगेन दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज पेजेंट मूवमेंट्स. पेजेंट मूवमेंट्स में अगेन पेजेंट मूवमेंट, बरदौली मूवमेंट वाज लेड बाय, ये फैक्चुअल मूवमेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज ट्रू. एका मूवमेंट इन अवध, ऑल वाज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस. ये स्टेटमेंट अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सो वी नो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. सो हियर आंसर इज 1 and 2. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम बुक के पीछे मूवमेंट्स का एक चार्ट बना हुआ है. प्लीज गो एंड रिवाइज द मूवमेंट्स फ्रॉम देयर. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज लेबर मूवमेंट्स. लेबर मूवमेंट्स में क्या है, हाँ, लेबर मूवमेंट्स हम देखेंगे कि 1930s से ग्रेजुअली सोशलिस्ट आइडियाज मतलब मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट आइडियाज हैं, इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियाज बट नॉट एज रिजिड एज मार्क्सिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्सिस्ट थोड़े एक्सट्रीम में हो गए, सोशलिस्ट क्या है, इट्स अ मिडिल ग्राउंड. ठीक है, सो सोशलिस्ट आइडियाज क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट है कि प्राइवेट players and government players can coexist together, they should go hand in hand. मार्क्सिस्ट जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिस्ट, वो बोलेंगे कि नहीं, प्राइवेट नहीं, पूरा एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब इस तरीके के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं. सो लेबर सोशलिस्ट आइडियाज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो गया था इन इंडिया फ्रॉम द 1930s. ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था इन पे. सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दे वर ऑल सोशलिस्ट. ठीक है, तो उनको सोशलिस्ट विद इन द कांग्रेस, राइट. सो इसमें क्या है, लेबर मूवमेंट तो डेफिनेटली था ही. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट वाज फॉर्म्ड. कांग्रेस ने अपना लेबर यूनियन बनाया जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, कांग्रेस के अंदर ही देयर वाज अनदर ग्रुप, अनदर स्मॉल ग्रुप दैट वाज नोन एज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एंड इट यूज्ड टू वर्क फंक्शन इन द कांग्रेस इटसेल्फ. कोई अलग पार्टी नहीं था. एंड द मेंबर्स वेर फॉर एग्जांपल जयप्रकाश नारायणन, जयप्रकाश नारायणन, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, अरुणा असफ अली, इस तरीके के मेंबर्स जो हैं दे वर मेंबर्स. एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक्ड अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहाँ पे ना इन द थर्ड और फोर्थ फेज ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट किया था उन्होंने, दीज पीपल, एंड द होस्ट वाज उषा मेहता. थोड़ा बहुत जो है यू शुड कीप दैट इन माइंड. एनीवेज, तो कम्युनिस्ट वर एक्टिव इन ट्रेड, कम्युनिस्ट एक्टिव इन ट्रेड यूनियन, डेफिनेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड बाय दैट टाइम एंड एब्सेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो एक कंप्लीटली एब्सेंट नहीं था, बट एक फॉर्मल ये बोला गया था कि ठीक है, वॉर जब तक चल रहा है तब तक कम्युनिस्ट जो है ना उतना ज्यादा एजिटेशन वगैरह नहीं करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली एब्सेंट तो नहीं था उसमें, इवन दो फॉर्मली दे हैड सेड दैट इस तरीके से एजिटेशन नहीं होगा, बट एजिटेशंस कंटिन्यू. ठीक है, सो हियर आल्सो इट इज, दिस इज राइट. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड फेडरेशन, ट्रू. प्रिंसेस सपोर्टेड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस अगर आप पढ़ोगे, यू विल रियलाइज व्हाई आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट. एंड देन इज माइनॉरिटीज इश्यूज वेर अनरिजॉल्व. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में वेरी ट्रू. ठीक है, सो हियर आंसर इज अगेन ए. एंड फाइनल क्वेश्चन 25, कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, कम्युनल पॉलिटिक्स किस तरीके से ग्रो कर रहा है. लाहौर रेजोल्यूशन डिमांडेड सेपरेट स्टेट्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Congress accepted two-nation theory before 1947. This statement is wrong. I told you, when the fights started happening on the streets,
Then the Congress was compelled to take this step. Also जब वो इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनाया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग के मेंबर्स, तो उनको लगा कि इस तरीके से एक पूरा यूनाइटेड इंडिया रख के बार बार ये हमें कोई काम नहीं करने देंगे, उससे अच्छा है कि इनको एक साइड करो, ठीक है। तो ये बिफोर 1947 कांग्रेस डिड नॉट अग्री टू द प्लान ऑफ पार्टीशन, बट व्हाई दे अग्रीड आई टोल्ड यू सम पॉइंट्स, इसके अलावा भी पॉइंट्स है, बट दोज वर द टू थ्री मेन पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू. This is incorrect. Communal award introduced separate electorate. Obviously, Government of India Act 1909, it introduced separate electorate. So here the answer is 1 and 3. So this brings us to the hot 25 topics, most probable 25 topics that you absolutely must read for prelims 2026. So I hope this was helpful, and if you have any feedback, then do leave it in the comment section. Thank you.